कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक में आज देखिए। बड़वाह भाजपा के जाबाज नेता माहिम ठाकुर और कांग्रेस के दबंग नेता रमिंदर सिंह भाटिया से सीधी बात। भाजपा में यदि कोई नेता समझता है कि उसका टिकट तय है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। माहिम ठाकुर, दल बदलू नेताओं को दूसरी पार्टियों में कभी सम्मान नहीं मिल सकता। जनता और कार्यकर्ता उन्हें सबक सिखाते हैं। रमिंदर सिंह भाटिया। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लोकप्रिय कार्यक्रम में हम आज आपसे मुलाकात करवा रहे हैं भाजपा के जिला महामंत्री श्री महिम ठाकुर तथा कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रतिनिधि श्री रमिंदर सिंह भाटिया से। श्री महिम ठाकुर तथा रमिंदर सिंह भाटिया बड़वा शहर के ऐसे जाबाज और दबंग नेता है जिन्होंने अपनी मुखर और संघर्षशील राजनीति से खुद अपनी मजबूत पहचान बनाई। हालांकि ये दोनों विधायक पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन अपने अपने संगठन की मजबूती में ये हमेशा अग्रणी रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा आज जिला भाजपा महामंत्री तक का सफर तय करने वाले माहिम ठाकुर से, जिनके सफल नेतृत्व और सफल चुनाव संचालन में अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल ने बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में 21,000 की शानदार जीत हासिल की। उनका स्पष्ट मानना है भाजपा एक ऐसा संगठन है जहां किसी का दबाव नहीं चलता। यदि कोई भी नया शामिल या पुराना नेता यह समझता है कि मेरा टिकट तय है तो यह उनकी भूल है। यहां उसे ही संगठन टिकट देता है जो कार्यकर्ताओं की राय में खरा उतरता है। तो आइए देखते हैं भाजपा के जाबाज जमीनी नेता माहिम ठाकुर से आजाद हिंदुस्तान की सीधी बात। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उपचुनाव में टिकट के दावेदारों, कांग्रेस व भाजपा संगठन के पदाधिकारियों तथा आम जनता के विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक की 4 कड़ियों में हम कांग्रेस से श्री नरेंद्र पटेल और भाजपा से जितेंद्र सुराणा, दूसरी कड़ी में पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह जी सोलंकी तथा लाली शर्मा, तीसरी कड़ी के अंदर भाजपा से कमल बिरला, कांग्रेस से इंदर बिरला, चौथी कड़ी में भाजपा से चंद्रपाल सिंह तोमर और कांग्रेस से सोहन शाह के विचार आपके सामने पहुंचा चुके हैं। आज हमारे बीच मौजूद है भाजपा की ऐसी शख्सियत जिन्होंने ज़मीन से उठकर भाजपा की राजनीति शुरू की और आज भाजपा के जिला महामंत्री पद के ऊपर वे आरूढ़ हैं। माहिम ठाकुर के नाम से हर भाजपा कार्यकर्ता उन्हें पहचानता है। आम जनता के अंदर भी समाज सेवी के रूप में उनकी अपनी पहचान है। वे पूर्व में भाजपा जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में भी रह चुके हैं, साथ ही 2 बार जिला अध्यक्ष पद का निर्वहन भी कर चुके हैं। जिला उपाध्यक्ष पद के लिए भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। इस बार के चुनाव के अंदर, लोकसभा जो चुनाव था उसमें वे चुनाव प्रभारी रहे और उनके ही शानदार नेतृत्व में भाजपा ने न केवल 82,000 की जीत अर्जित की, बल्कि बड़वाह विधानसभा से 21,000 की शानदार जीत इस चुनाव में अर्जित की है। ऐसे माहिम जी ठाकुर से हम बात करना चाहेंगे इन उपचुनावों को लेकर। अब तक हमने टिकट के दावेदारों से बात की थी और आगे भी टिकट के अनेक दावेदारों को हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन इस बार हम ला रहे हैं संगठन से भाई माहिम ठाकुर, जिसे उनसे हम बात करेंगे इस लोकसभा चुनाव के परिणामों के बारे में, उपचुनाव में क्या दावेदारियां सबके लिए खुली है इस बारे में, और साथ ही इस क्षेत्र के विकास के मुद्दों के बारे में। माहिम जी, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जैन साहब। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा के प्रत्याशी श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल ने 82,000 की शानदार जीत अर्जित की। इस जीत का श्रेय
आप किसे देना चाहेंगे? और साथ ही ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि लगातार कांग्रेस की तीसरी हार है, उसके पीछे आप क्या कारण देख सकते हैं एक राजनेता के हिसाब से? सर्वप्रथम सारे खंडवा लोकसभा के मतदाताओं का मैं आभार मानता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर भाई पाटीदार को अपना अमूल्य मत देकर भारी बहुमतों से जिताया है। निश्चित रूप से ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और माननीय शिवराज सिंह जी और नरेंद्र जी मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, क्योंकि अन्य दल जब भी हमने देखे हैं वो वंशवाद के आधार पर ही पल्लवित हुए हैं। वो भले ही हम गांधी परिवार को देखें, मुलायम सिंह के परिवार को देखें, समाजवादी पार्टी को, लोकदल पार्टी को देखें, लालू प्रसाद यादव को, या फारूक अब्दुल्ला, या कई अन्य दल जितने भी हैं वो पारिवारिक के परिवार के हिसाब से वो संगठन चलता है। यहाँ कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और कभी भी कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी किसी भी पद को सुशोभित करना लगता है। जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि ज्ञानेश्वर भाई को सीधे लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं हमारे जनजाति क्षेत्र से आए हुए सुमेर सिंह जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया। निश्चित रूप से यहाँ कार्यकर्ता कौन कार्यकर्ता को पार्टी उसके अनुसार पद पे आरूढ़ कर देती है। और मैं इस जीत का श्रेय निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी की योजनाएं या मोदी जी की योजनाओं को और कार्यकर्ताओं की मेहनत को देना चाहूँगा, क्योंकि वे गरीब कल्याण के माध्यम से उन्होंने विभिन्न योजनाएं चलाई है। और जब इस देश में एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है और एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बना, तो निश्चित रूप से निचले तबकों का दर्द महसूस हुआ और उनके लिए योजना बनना शुरू हुई है। एक प्रश्न ये भी लोगों के दिमाग में है, क्योंकि इस बार महंगाई आदि के मुद्दे बड़ी तेजी से इस चुनाव में उठे थे। महंगाई से कांग्रेस का मानना है कि जनता बहुत त्रस्त थी और कांग्रेस को विश्वास था कि इस बार चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन चुनाव के परिणाम विपरीत रहे कांग्रेस के लिए और भाजपा ने जीत अर्जित की। लेकिन इसी बीच एक घटना हुई कि कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला भाजपा में शामिल हो गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि सचिन बिरला के आने से कांग्रेस की जीती हुई बाजी पलट गई और भाजपा ने जीत अर्जित की? ये तो सब चीज़ें राजनीतिक क्षेत्रों में होती रहती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा संगठन है कि वो सभी को अपने में समाहित कर लेता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि किसी के प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी का संचालन होता है। निश्चित रूप से उनके आने से उनका स्वागत है और कहीं न कहीं हम कहेंगे कि उनका सहयोग हमें मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का निरंतर जो मेहनत है वो रंग लाई। हमारी सरकार की योजनाओं का परिणाम है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमतों से विजय प्राप्त करी है। आने वाला उपचुनाव जिसमें ये तय माना जा रहा है आम लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी से श्री सचिन बिरला जी उम्मीदवार होंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी में यह तय है कि सचिन बिरला जी उम्मीदवार होंगे, या फिर अन्य दावेदार जो इतने सालों से आने वाले चुनाव के लिए मेहनत कर रहे थे उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं? जिन साहब, मैं यहाँ पर आपको एक बार पुनः ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, न कि किसी के दबाव में कोई भी काम करती है। निश्चित रूप से पार्टी संगठन जो भी आदेश करता है, पार्टी का और संगठन का कार्यकर्ता उसको अंतिम अंजाम तक विजय के रूप में वर्ण करता है। और यहाँ कुछ भी तय नहीं है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि यही उम्मीदवार होगा तो यह उसकी भूल है। यहाँ पार्टी जब भी जो भी निर्णय लेगी वो भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय लेगी और उसका सभी कार्यकर्ता सम्मान करेंगे। नगर के विकास को लेकर आप माहिम भाई हमेशा गंभीर रहे हैं और आपको ध्यान भी है कि बीच में नगर विकास मंच के माध्यम से एक आंदोलन चला था, जिसमें बड़वा को जिला बनाने का, बड़वा अपने हॉस्पिटल का, ब्रॉडगेज का, इन सभी मांगों को लेकर के हजारों लोगों की रैलियां भी निकली और उसमें आपने भी नेतृत्व किया है। उसके लिए आपने भी प्रयास किया है, पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह जी सोलंकी ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं।
हॉस्पिटल को लेकर हमें सफलता मिली, बाकी मुद्दे अभी बाकी हैं। अभी शामिल होते समय सचिन बिरला जी ने मुख्यमंत्री जी के सामने मंच से अपने भाषण में ये बात कही कि मैं विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और इस उपचुनाव के पहले बड़वा को जिला बनाने का, बेड़िया मंडी को विकसित करने का, नगर पालिका में बड़वा कस्बा को शामिल करने का और साथ ही काटकूट में नहरों का जाल बिछाने का मैं वादा कर रहा हूँ। यदि ये चीज़ें क्या आपको लगती है कि इस उपचुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विधायक जी पूरा करने में सफल हो पाएंगे? मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि प्रदेश के विकास को लेके या नगर के विकास को लेके जब भी शिवराज सिंह जी, माननीय शिवराज सिंह जी हमेशा जागरूक रहे हैं, निश्चित रूप से हमेशा कहीं ना कहीं प्रयासरत रहे हैं कि मैं क्षेत्र की सफलता के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करूँगा। और जहाँ तक बात है हमारे सचिन भाई बिरला जी ने जो उस दिन कही थी, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी में उनको लगा कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में कि वो कुछ नहीं कर पाए। वो जिन मुद्दों को लेके आए थे उनको ऐसा लगा कि ये विकास का अगर मादा है तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। उसी उम्मीद को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार कहीं ना कहीं इस ओर प्रयास करेगी और जो भी इतने कम समय में जितना जो भी हो सकेगा उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपने प्रयास करेगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में निश्चित हम बड़वा की कुछ योजनाओं को जल्दी ही पूरा करेंगे और बाकी को जैसी प्रोसेस रहेगी, जो उसकी प्रोसेस रहती है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करेगी। एक लोगों के मन में ये भी भावनाएं आ रही है कि जैसे कांग्रेस में पहले ताराचंद जी साहब पटेल, जगदीश जी मोरानिया, सचिन भाई विधायक बने और भाजपा उनके विपरीत अन्य दूसरे समाज से भी टिकट देती आई है। क्या अब भाजपा भी उसी पैटर्न पे चल रही है जिस पैटर्न पे कांग्रेस चला करती थी? नहीं, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने कहा ना कि कांग्रेस हमेशा वंशवाद के नाम पर चली। यहाँ पर आप सुभाष यादव लो, अरुण यादव लो, सचिन यादव लो, या हम बात करें इसके पहले जो निमाड़खेड़ी से उनके बेटे को राजनारायण सिंह को पहले टिकट दिया, बाद में उनके बेटे को दिया, बाद में फिर राजनारायण सिंह को दे दिया। ये वंशवाद सिर्फ कांग्रेस में मुमकिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न वंशवाद न जातिवाद की राजनीति करती है। नहीं तो अगर यदि जातिवाद की राजनीति करती तो वो आज ज्ञानेश्वर भाई को इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं बनाती। ये आपको और अन्य दलों को ये बात समझना होगी कि हम कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और जो कार्यकर्ता इस लायक होता है निश्चित रूप से उसका अवसर देती है। बड़वा नगर की जनता के बीच में एक बड़ा मुद्दा है कि लगभग ये चौथा चुनाव आ रहा है। हर समय कभी बड़वा क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, अभी 15-20 सालों से लगातार चाहे वो कांग्रेस से विधायक रहे हों या भाजपा से विधायक रहे हों, नदी के उस पार से ही विधायक रहे हैं। आपका व्यक्तिगत रूप से क्या मत है? क्या बड़वा क्षेत्र से भी इसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए? क्षेत्रवाद की बात और वंशवाद की बात मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन की बात होती है और संगठन में जो कार्यकर्ता उनको लगता है कि ये उपयुक्त है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनने लायक है, इसके काम है, वो उसको उम्मीदवार बनाती। कभी क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी परे और अपना काम करती है। कभी भी क्षेत्रवाद और इनमें भारतीय जनता पार्टी नहीं उलझी। इस उपचुनाव के अंदर क्या मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी? मुख्य रूप से महंगाई आदि जो मुद्दे हैं, महंगाई और किसानों का मुद्दा, जिसे अभी तक सरकार की विफलता माना गया है, क्या इन मुद्दों का निराकरण इन चुनाव के पहले कुछ हो पाएगा या भारतीय जनता पार्टी का इससे नुकसान भी हो सकता है? जहाँ तक किसानों की बात करें या आमजन की बात करें, निश्चित भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के हितों की बात करी है। भले वो 0% ब्याज की बात करें या MSP की बात करें या हम अन्य योजनाओं की जो किसान बीमे की बात करें, किसान क्रेडिट की बात करें, हमेशा किसानों की समस्याओं को ध्यान में रख के ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य और अपने निर्णय लिए हैं। और जहाँ तक हम गरीब कल्याण की बात करें तो गरीबों को भी
जो वैक्सीन कोरोना काल में कोरोना अन्य देशों में विश्व में कहीं भी 2 वैक्सीन का खर्च होता है 1600 रुपये, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में लगाई गई इस देश को। और अप्रैल से लेकर नवंबर तक का अनाज गरीब कल्याण के माध्यम से हर गरीब को फ्री में दिया गया। निश्चित रूप से हम गरीब और हर वर्ग का ध्यान रखकर सारी योजनाएं बनाते हैं। ये तो मुद्दे कांग्रेस के लोग कहीं भी बना देते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने पूर्व में कहा था कि मैं यहाँ से 100 रुपये भेजता हूँ और 15 रुपये पहुँचते हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र जी मोदी ने लोगों के खाते खुला के सीधे आज आप मकानों के नाम से 2.5 लाख रुपए देखें, सीधे उनके खातों में जाते हैं। कहीं भी 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं है। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के जो कार्यकाल है माननीय मोदी जी का और अपने शिवराज सिंह जी का, एक भी कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कभी भी रोड पे नहीं आई है। ये हमारी उपलब्धि है। और हमने हमारे घोषणाओं में से ऐसे मुद्दों को जो सालों से राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, ऐसे मुद्दों को हमने पूरा करा है ताकि हम देश के कल्याण के, देश के विकास के और राष्ट्र निर्माण की बात कर सकें। और अब बात राष्ट्र निर्माण के और देश के कल्याण की होगी। ये थे हमारे बीच माहिम जी ठाकुर, जिन्होंने बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा और बहुत ही शानदार तरीके से आगामी चुनाव को लेकर, टिकट के दावेदारों को लेकर अपनी खुलकर बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद माहिम जी, एक बार फिर आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव में। अब आपसे मुलाकात करवाते हैं कांग्रेस के ऐसे जाबाज सिपाही श्री रमिंदर सिंह भाटिया से, जो भाजपा शासनकाल में कांग्रेस द्वारा किए गए हर आंदोलन में मजबूती से लोहा लेते रहे। अपनी मुखर और बेबाक राजनीतिक शैली के साथ अपनी चाणक्य नीति के चलते उनकी जमीनी कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ रही। 2 बार के नगर पालिका अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री लाभ सिंह जी भाटिया के सुपौत्र तथा पूर्व पार्षद रहे स्वर्गीय श्री दिलबाग सिंह जी भाटिया के सुपुत्र तथा सहकारिता के दिग्गज नेता श्री कुलदीप सिंह भाटिया के दामाद श्री रमिंदर सिंह भाटिया खुद भी 2 बार नगर पालिका में पार्षद रह चुके हैं। नगर विकास को लेकर वे हमेशा संघर्षशील रहे हैं। उनका मानना है दल बदलू नेताओं को कभी दूसरे दल में वो इज्जत नहीं मिल पाती जो यहां मिलती थी। उन्हें बाद में उसका एहसास होता है और पूर्व विधायक सचिन बिरला को भी उपचुनाव में इस बात का एहसास होगा। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता श्री रमिंदर सिंह भाटिया से आजाद हिंदुस्तान की सीधी बात। कौन बनेगा बड़वा का नया विधायक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच बड़वा कांग्रेस के जाबाज सिपाही कहें या किसी भी मुद्दे पर दबंगता से कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ने वाले श्री रमिंदर सिंह जी भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। रमिंदर सिंह जी भाटिया के दादाजी श्री लाभ सिंह जी साहब भाटिया 2 बार बड़वा नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही आपके पिताश्री दिलबाग सिंह जी साहब भाटिया 2 बार पार्षद रह चुके हैं। आप भी बड़वा नगर पालिका में 2 बार पार्षद रहे, साथ ही सांसद प्रतिनिधि के रूप में आपने पूरे बड़वा विधानसभा क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की। जब भी कोई बड़वा के अंदर आंदोलन की बात होती है, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन की बात होती है, मुख्यमंत्री के पुतले जलाने की बात होती है, रमिंदर सिंह भाटिया पूरी ताकत और पूरी हिम्मत के साथ सरकार के सामने खड़े रहते हैं। ऐसे श्री रमिंदर सिंह जी भाटिया हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे आने वाले उपचुनावों को लेकर के कि क्या बड़वा क्षेत्र के क्या मुद्दे रहेंगे, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी हार हुई, उसके पीछे वे क्या सोचते हैं, सचिन बिरला जी के जाने से कांग्रेस के संगठन को कितना नुकसान हुआ या कितना फ़ायदा हुआ, इस बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। रमिंदर सिंह जी, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव में श्री राजनारायण सिंह जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे 82,000 मतों से पराजित हुए। यह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी हार थी। क्या कारण देखते हैं आप ऊपरी स्तर पर कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव सीट पर हार का सामना करना पड़ा? लोकसभा चुनाव में हार का
मुख्य कारण हमारा संगठन कमज़ोर रहा और कुछ प्रत्याशी के चयन में भी हम त्रुटि मानते हैं, पर संगठन का जो आदेश था उसका पूरी तरह पालन किया गया। ये चुनाव अगर अरुण जी यादव मैदान में होते तो इसका परिणाम कुछ और होता, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और हार का अंतर आप देखिए बहुत कम हो चुका है। 2 विधानसभाओं में अधिक मतों से हम हार गए हैं। अगर हमने और थोड़ी सी मेहनत की होती तो निश्चित रूप से हमारी ये विजय होती। जैसा कि आपको मालूम है कि गत विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर सचिन बिरला जी लड़े थे और 31,000 मतों से बड़वा विधानसभा चुनाव जीते थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के अंदर बड़वा विधानसभा चुनाव में 21,000 से अधिक मतों के अंतर से भाजपा वापस जीत गई। क्या सचिन बिरला जी की वजह से गई बार का विधानसभा चुनाव जीते थे या सचिन बिरला जी के जाने से इस बार कांग्रेस हार गई? सचिन बिरला के जाने से कांग्रेस नहीं हारी है। संगठन पर जरूर कुछ प्रभाव पड़ता है, इसको स्वीकार करने में कुछ नहीं है। ये हमारी कुछ त्रुटियों की वजह से इस विधानसभा में हम चुनाव हारे। आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा हम मिलजुल कर सब एक साथ कार्यकर्ताओं उत्साह और जोश के साथ लड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। जहाँ तक सचिन बिरला जी की जीत की बात आप कर रहे हैं तो ये 15 शासन के कुशासन के विरुद्ध अरुण यादव जी की मेहनत की जीत मानेंगे। पूरी बड़वा विधानसभा नहीं, हमने खरगोन जिले की सभी विधानसभाओं में विजय प्राप्त की थी और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल था। और जो शिवराज सिंह की 15 साल का कुशासन इस जनता को झेलना पड़ा था, उस कारण से यहाँ कांग्रेस 30,000 मतों से विजय हुई थी। और जो कार्य अधूरे रह गए थे और जो जनता में विश्वास कमलनाथ सरकार ने पैदा किया था, हम वापस विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त कर निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ये किसी व्यक्तिगत जीत नहीं होती, इसमें पूरा संगठन, पूरे कार्यकर्ता, जनता की मेहनत होती है। इस तरह से छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। ये आने वाला चुनाव इसका परिणाम आपको बता देगा। सचिन बिरला जी का 3 वर्षीय कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? नगरीय क्षेत्र के विकास में उनका कितना योगदान रहा? चूँकि आप नगर पालिका के अंदर भी विकास के अंदर राय मशविरा देने में आप आगे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पिछले 3 साल में नगरीय क्षेत्र के अंदर सचिन बिरला जी का योगदान कितना मानते हैं? नगर पालिका परिषद कांग्रेस की थी। निश्चित रूप से हम सब मेहनत कर इस शहर के विकास में एकजुट होकर कार्य कर रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे 3 पार्षद थे। उसके बाद भी नगर पालिका परिषद में साथियों के सहयोग से एक भी प्रस्ताव विफल नहीं हुआ, जिसमें प्रमुख प्रस्ताव में नगर पालिका की सीमा वृद्धि, नर्मदा जल आवर्धन योजना, टंचिंग ग्राउंड की नई भूमि का आवंटन, ये प्रमुख थे। और नगर पालिका सीमा वृद्धि के संबंध में तो जैन साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 5 पंचायतों को सीमा में शामिल कर नगर पालिका की सीमा वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें 5 सरपंचों द्वारा एनओसी प्राप्त दे दी गई थी। और शासन की ओर से प्रारंभिक प्रकाशन तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कर दिया गया था। सिर्फ अंतिम प्रकाशन हेतु राज्य शासन की मंजूरी हेतु भोपाल में फाइल गई थी। अब भोपाल में प्रयास करने का कार्य माननीय विधायक महोदय का होता है। पता नहीं क्या कारण रहे, बिना कारण बताए वो प्रस्ताव नगर पालिका में वापस कर दिए गए। और आज शिवराज जी के मंच पर यह घोषणा की जाती है कि मैं नगर पालिका की सीमा वृद्धि करा दूंगा। ये एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है। सीमा वृद्धि नहीं होने से बड़वा शहर का बहुत भारी नुकसान हुआ है। सारे विकास कार्य बंद हो गए हैं, ठप से हो गए हैं। यह राजनीतिक ना कर इस शहर की सीमा वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। जो सन 60 से
ये पेंडिंग पड़ी है। हमारी सीमा हाउसिंग बोर्ड की शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। नर्मदा जल आवर्धन योजना का लाभ हो या सीवर योजना का लाभ हो, वो आसपास की पंचायतों को नहीं मिल रहा, तो वही गंदा पानी वापस नर्मदा जी में जाके मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी योजना है। इस पे दोनों राजनीतिक दलों ने परिषद के अंदर मंजूरी दी थी। ये विधायक जी का काम था कि भोपाल से इसकी मंजूरी कराते, और हम सब पुनः आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं इसके लिए माननीय हाईकोर्ट के वकीलों से भी चर्चा कर चुका हूँ। रिट पिटीशन लगाने की तैयारी भी की गई थी, पर किसी कारणवश वो तैयारी अभी अधूरी है। और अब सीमा वृद्धि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले होना असंभव है, क्योंकि पंचायतों की चुनाव की घोषणा सरकार कर चुकी है। इन हालातों में अब ये पुनः जो सीमा वृद्धि का प्रस्ताव है, मेरे को तो लगता है कि अगली परिषद में ही कोई तय हो पाएगा। अभी विधानसभा चुनाव से पहले ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। विधायक जी ने तो भाजपा में शामिल होते वक्त और भी वादे किए हैं, उसमें बड़वा को जिला बनाना, बेड़िया की मिर्च मंडी को विकसित करवाना और काटकूट क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाना और सीमा वृद्धि करना। और उनका विश्वास है कि शिवराज सिंह जी ने उनको आश्वासन भी दिया है। क्या आप समझते हैं कि उपचुनाव के पहले ये सब वादे पूरे संभव हैं? उपचुनाव से पहले मेरे को नहीं लगता कि कोई भी वादा पूर्ण हो। जहाँ तक बेड़िया मिर्ची मंडी का सवाल है, माननीय सचिन जी यादव जब कृषि मंत्री थे, उस समय ही मंडी का विकास का कार्य प्रारंभ हो चुका है। काटकूट में पेयजल कृषि योजनाओं के लिए पानी का सवाल है। जब वहाँ से पानी काल सिंध तथा अन्य क्षेत्रों में जा सकता है, तो बैक वाटर मात्र काटकूट से 4 किलोमीटर दूरी पर है। अगर शिवराज सरकार की इच्छा शक्ति होती तो ये योजना आज से 10 साल पूर्व ही स्वीकृत हो सकती थी। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की इच्छा शक्ति से इस तरह की मांगें रखी गई हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व इस तरह की कोई भी कार्य मुझे को तो नहीं लगता कि पूर्ण हो। अगर होता है तो क्षेत्र विकास के लिए मैं सचिन भाई को आभारी रहूँगा। अब चूंकि आगामी उपचुनाव आ रहे हैं, साथ ही बहुत जल्दी नगर पालिका चुनाव भी आएंगे, कांग्रेस की क्या संभावनाएं देखते हैं आप, और इन चुनावों में जनता के क्या मुद्दे रहेंगे? विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनाव दोनों मुद्दे अलग अलग होंगे। विधानसभा चुनाव में बड़वा शहर की जो मैं बात करूं, तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना प्रथम फेस, द्वितीय फेस और तृतीय फेस, ये तीनों योजनाओं का भार नगर पालिका पर पड़ने लगा है। ये तीनों योजनाओं में जो पैसा आता है वो नगर पालिका की जनता पर एक भार माना जाना चाहिए, क्योंकि ये ऋण के रूप में नगर पालिका को प्राप्त होता है, जो नगर पालिका को वापस करना है। हमारा ये दुर्भाग्य माना जाएगा कि हम प्रथम योजना में जो कार्य था वो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। दूसरी योजना में हमने मिलजुल कर प्रयास करा, जिसका एक कम्युनिटी हॉल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी शहर के अंदर, जो लगभग 1,41,00,000 रुपए की योजना मंजूर हो चुकी थी मुख्यमंत्री अधोसंरचना द्वितीय चरण में। जब तक हम नगर पालिका में रहे, हमने भरपूर प्रयास करा कि ये बिल्डिंग बनना चाहिए, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, पर हमारे नगर पालिका परिषद के हटने के बाद वो योजना, उस बिल्डिंग का मौन स्वरूप ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस तरह की राजनीति करने की बजाय जो विकास का पैसा नगर पालिका में की खातों में रखा हुआ है, जिसकी वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, वो कार्य ना होना, इसका जवाब जनता को देना पड़ता है। मैं विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय और उनके पार्टी के आदमियों से निवेदन करूंगा कि आपके लोगों ने भी इस प्रस्ताव में हमें सहयोग प्रदान किया था। इस बिल्डिंग को निश्चित रूप से पूर्ण होना चाहिए। और एक और आपको मैं बताना चाहता हूं जैन साहब, कि नगर पालिका परिषद कांग्रेस की जब से हटी है, प्रधानमंत्री आवास योजना की, हमारे मोदी जी की बहुत बड़ी एक योजना है, जिसको 1100 आवेदन इस नगर पालिका में पेंडिंग है।
अनिल राय जी के हटने के बाद एक भी हितग्राही को प्रधानमंत्री नए आवास योजना स्वीकृत नहीं हुए हैं, जिसको लेकर हम शीघ्र ही आंदोलन करने वाले हैं। 1100 आदमी आज नगर पालिका के दिन रात चक्कर काट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करूंगा कि जो हितग्राही वाजिब हितग्राही हैं उनकी प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं की पैसों की किस्तें तत्काल जारी करें, ताकि वो अपने आवास में रह सकें। यही मेरी नगर पालिका में मुद्दे रहेंगे और यही विधानसभा में भी आगामी चुनाव में मुद्दे होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा होगा महंगाई का और भ्रष्टाचार का। आम जनता इस समय भारी परेशान है, महंगाई के वजह से हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। तो हम सब मिलकर इस विधानसभा में कांग्रेस की जीत के लिए प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम विजय होंगे, ऐसी मेरी संभावना है। अंतिम प्रश्न में ये पूछना चाहूँगा कि दल बदल की प्रवृत्ति आजकल बहुत बढ़ चुकी है। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, मौका देखकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। इससे कार्यकर्ता एवं जनता पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, और ऐसा प्रकरण जो अभी भी हुआ है, क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आक्रोश और मतदाताओं के आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ेगा? निश्चित रूप से करना पड़ेगा। कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता का एक विश्वास होता है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वो 5 साल तक हमारी समस्याओं को हल करने में हमारी साथ देगा। और ख़ासकर कार्यकर्ताओं तो गुस्से में हैं ही हैं, पर जिस तरह से मैं आज आक्रोश देख रहा हूँ आम जनता में, इसका परिणाम निश्चित रूप से दल बदल करने वाले हर व्यक्ति को करना पड़ता है। और ये देखा गया है कि दल बदल करने वाला अगर मान लो दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसको वो रिस्पांस और वो इज्जत कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं मिलती जो हमारे दल में मिला करती है। ऐसे अनेक उदाहरण बड़वा में भी हैं जो दल बदल करके दूसरे दलों में गए, पर आज भी उन्हें वहाँ के कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं करते, मंजूर नहीं करते। वही हालात हर दल बदल करने वाले कार्यकर्ता की होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए। कार्य तो आज नहीं तो कल होते हैं। कई बार गुस्सा पार्टी पे मैं भी व्यक्त कर चुका हूँ, पर दल बदल का प्रोसेस पूरी तरह गलत है। ये हमें 5 साल तक जनता ने कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम विजय होते हैं, तो जनता की और कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं पर पूरा खरा उतरना चाहिए। यही मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंदर सिंह जी। आपने बताया कि बड़वा विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव आने वाले हैं, निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस एकजुट होकर के पुनः जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उपचुनाव में सफलता प्राप्त करेगी और नगर विकास के जो मुद्दे हैं उनको मजबूती से पूरा करने में अपना योगदान देगी तथा दल बदल करने वाले नेताओं को निश्चित रूप से आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर सिंह जी, आपका फिर से एक बार आज़ाद हिंदुस्तान में अभिनंदन। देखते रहिए आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ आपके दिल की बात। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक, या कैसा चाहिए अब बड़वाह का नया विधायक? चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।